रुको। हेलो, सब लोग ऐड हो चुके होंगे। लगता है सिर्फ मेरी आवाज सुन पाओगे आज और बोर्ड देख पाओगे। और आज हमें बात करनी है डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। जब दो या दो से अधिक पार्टनर हैं और इन जैसे मान लो कि एक पार्टनर ए है, बी है, सी है और डी है। अगर इनमें से कोई पार्टनर अचानक एक्सपायर कर जाता है तो बिल्कुल एक सीधी बात आती है सामने कि जो एक्सपायर करेगा उसका पूरा हिसाब करना होगा। तो जब कोई पार्टनर एक्सपायर, मान लेते हैं कि बी एक्सपायर कर जाता है, तो जब बी एक्सपायर करेगा तो वो तो है ही नहीं यहाँ पर। उसके जो वारिस हैं, बी के जो वारिस हैं, उनको हिसाब चाहिए कि बी को कौन कौन सा आइटम, कौन कौन सा अमाउंट मिलने वाला था। और सारे आइटम को एक साथ लाना पड़ेगा ताकि ड्यू अमाउंट पता किया जा सके। और बी का जो वारिस होगा या एग्जीक्यूटर होगा, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं एग्जीक्यूटर के। एग्जीक्यूटर वो लीगल पर्सन है। एग्जीक्यूटर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ to receive the amount due on behalf of the expired partner. So first of all, we have to determine the amount due to the expired or deceased partner by making his capital account. तो कैपिटल अकाउंट बनाकर उसके अमाउंट को हम लोग असर्टन करेंगे, या अगर ऐसा नहीं है तो कहीं हमको प्लस माइनस करके कि कौन कौन सा आइटम उसको मिलना है, उस सारे आइटम प्लस माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट ड्यू आएगा, उस ड्यू अमाउंट को उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि हमारे जो न्यूमेरिकल सवाल दिया है उसमें जो डिसीज्ड पार्टनर है, जो एक्सपायर्ड पार्टनर है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जरा सोचिए, उसके कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो जो जो आइटम इसको मिलना है उसके सीआर साइड में लिखेंगे, और जो अमाउंट या आइटम इसने अभी ड्रॉ कर लिया होगा कैपिटल के डीआर साइड में लिखते हैं। तो पहले भी हमारी बात हुई थी कि डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसको उसके सीआर साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं। तो आप याद करना, सपोज करें हम बी का अकाउंट बना रहे हैं, बी एक्सपायर्ड कर चुका है, बी इज नॉट अवेलेबल, तो इसका हिसाब करना चाह रहे हैं। ये बी जो है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये इसकी डेथ हो चुकी है, तो उसका हम एक कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बीज कैपिटल अकाउंट। हम सब जानते हैं कि लेफ्ट साइड को डीआर साइड कहते हैं और इसके राइट साइड को हम लोग सीआर साइड कहते हैं। ये परिचित है हम पहले से। यहाँ पर हमने ये माना है कि बी का एक्सपायर हो चुका है, बी इज डिसीज्ड पार्टनर, और उसका कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। तो पहले से व्यापार में इसकी पूंजी पड़ी होगी, वो तो अपनी पूंजी उसको मिलेगी। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द नेम ऑफ कैपिटल उसके है, उसको हम लोग सीआर साइड में लिखते हैं इस नाम से।
बैलेंस बीडी के नाम से। बैलेंस बीडी मीन्स द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। कुछ तो होगा, कहीं सूचना होगी, डाल देना। अब अगर पहले से कोई प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो बैलेंस शीट में दिखलाएगा या हमें क्वेश्चन में कोई इशारा मिलेगा? तो जो पहले से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसमें भी उसका हिस्सा मिलेगा, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप संकेत दे सकते हैं ब्रैकेट में। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले से कोई रिजर्व पड़ा हो। रिजर्व का मतलब है, रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। Reserve is created out of profit. If there is no profit, there is no possibility to create the reserve. तो पहले से अगर कोई रिजर्व पड़ा है तो मरने वाला बेचारा मर गया तो उस रिजर्व में भी उसका हिस्सा मिलेगा। तो अगर ऐसा है, पहले से रिजर्व है, तो उस रिजर्व में भी उसका हिस्सा मिलेगा। हम यहाँ पर एक संकेत दे रहे हैं, शेयर, कुछ तो हिस्सा होगा। जो बैलेंस शीट, पिछली बैलेंस शीट बन गई है, क्लोजिंग डेट पिछले साल जो हुआ था उस तक तो फाइनल हिसाब हो चुका है। पिछला साल अगर 31/3 को खत्म हुआ है तो क्लोजिंग डेट अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर पर सारा हिसाब हो चुका होगा और इस डिसीज पार्टनर को वहां तक तो मिल चुका है। लेकिन क्या पता, जैसे ही बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ उसके 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना बाद बेचारा एक पार्टनर एक्सपायर कर जाता है। उसको थोड़े मालूम था कि पिछले ईयर क्लोजिंग के 3 महीने बाद हम मर जाएंगे या पिछले ईयर क्लोजिंग के हम 2 महीने बाद मर जाएंगे, ये पता नहीं था उसको। लेकिन पिछले साल जो क्लोज हुआ, बैलेंस शीट बन गए, पीएल अकाउंट बन गया, सारा हिसाब उसको मिल चुका होगा और कैपिटल में एडजस्ट हो चुका होगा। अब इस क्लोजिंग के बाद 2 महीना, 3 महीने के बाद बेचारा अचानक एक्सपायर कर जाता है। तो मान लो कि 3 महीने बाद एक्सपायर करता है। अगर एग्रीमेंट में ऐसा है, कैपिटल पर ब्याज देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ अलाउड बाय द एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डिड, तो बैलेंस शीट के 3 महीना बाद एक्सपायर किया है तो उस 3 महीने का उसको इंटरेस्ट भी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बैलेंस शीट के डेट से लेकर उसके मरने के डेट तक का, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट और ईयर to the date of death, interest on capital can be calculated and credited in his capital account. अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैलेंस शीट के 3 महीना या 4 महीने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इन 4 महीनों में इन्होंने काम भी तो किया है। 4 महीना का व्यापार का प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि प्रॉफिट या लॉस 3-4 महीना का निकाला जाए, वो एक्सपायर कर गया, तो इस 3-4 महीना या फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ईयर क्लोजिंग टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट और लॉस विल बी कैलकुलेटेड ऑन अ सर्टेन बेसिस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि टर्नओवर बेसिस पर निकालना है प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट के बेस पर निकालना है, जैसा भी होगा। तो हमें इस लास्ट बैलेंस शीट के डेट से लेकर उसके मरने के डेट तक का जो भी समय होगा, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उस समय का हमें प्रॉफिट निकालना है, कैलकुलेट करना है। और जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में इसका हिस्सा कितना है उसे भी लेके आना पड़ेगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ हिज डेथ। और उसमें शेयर जो बनेगा वो शेयर भी इसके कैपिटल में लिखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। सस्पेंस पर काफी चर्चा हुई है हम लोगों को। जो भी शेयर बनेगा उसमें भी इसको मिलेगा। किसको? डिसीज्ड पार्टनर को। ये भी हो गया।
इस पर कितने पॉइंट हमारे हो गए, इतने पॉइंट उसको मिल सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये जा रहा होता है उस समय, मतलब जब एक्सपायर हो गया 3 महीना 4 महीने बाद, तो एट द टाइम ऑफ पार्टनर्स डेथ, उस समय संपत्ति का मूल्य क्या है, जो एसेट्स ऑफ द बिजनेस है, जो एसेट्स ऑफ द फर्म है, जो लायबिलिटीज हैं, उनका रीवैल्यूएशन किया जा सकता है एज पर एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में ऐसी व्यवस्था है, इफ देयर इज अ प्रोविजन इन एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड, जब किसी की मृत्यु होगी उस समय फर्म के सभी संपत्तियों और दायित्वों का रीवैल्यूएशन किया जाएगा, तो ऐसे दशा में भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। हम कह सकते हैं कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज पर प्रॉफिट या लॉस होगा, उसमें भी इसका हिस्सा मिलेगा। तो सपोज करते हैं कि रिवैल्यूएशन में इसका प्रॉफिट हो गया, तो उसमें हिस्सा मिला, उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रीवैल्यूएशन में जो शेयर मिला होगा उसमें इसका हिस्सा मिला। अगर प्रॉफिट हुआ तो, कहीं लॉस हो जाएगा तब तो इधर रिवर्स साइड में आएगा, नहीं डेबिट साइड में कौन का आइटम, तो रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होगा, उसमें इसका हिस्सा मिलेगा। और भी हो सकता है, अगर कोई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, जस्ट खत्म हुआ है पिछले क्लास में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, इफ देयर इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मतलब एनी इंश्योरेंस पॉलिसी इन द नेम ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड इंश्योरेंस वाज प्रीमियम वाज पेड बाय द फर्म फंड, तो ऐसी दशा में उस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में जो हिस्सा बनेगा, इसका पता है सबके फायदा में सबको मिलता है, तो मरने वाले को भी मिलेगा उस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में, तो जो भी इसको हिस्सा मिलेगा वो जेएलपी में हिस्सा, वो भी इसको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के शेयर साइड में लिखा जाएगा। पॉइंट बचे ना, किन किन चीजों में हिस्सा ले सकता है। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, if there is any provision in partnership deed to allow salary to partner, तो हो सकता है सैलरी अगर अलाउ है तो 3 या 4 महीने का सैलरी भी तो इसको बाकी होगा वो मिलेगा। क्या है, ठीक है जी। अगर पिछले बैलेंस शीट हमने तैयार कर लिया है, सारा हिसाब हो चुका है, वो जिंदा था, सारा हिसाब उसको मिल चुका है, कैपिटल में एडजस्ट हो चुका है, वहां तक तो ठीक है। बैलेंस शीट बन जाने के 3 महीने बाद एक्सपायर कर जाता है, तो इस 3 महीने का हिसाब उसको चाहिए। इस 3 महीने का जो प्रॉफिट बनता होगा उसमें उसका हिस्सा मिलना चाहिए। 3 महीने का अगर इंटरेस्ट है कैपिटल पर, अगर है, नहीं भी हो सकता है, जो पहले से रिजर्व रखा हुआ है उस रिजर्व में हिस्सा, पहले से कोई प्रॉफिट पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हिंदी में लिखा होगा संचित लाभ, संचित संजय, ऐसे बड़ा डेंजर हिंदी है। अगर रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का, तो उस पर भी प्रॉफिट हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें भी हिस्सा उसको मिलेगा। अगर जेएलपी है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, सभी पार्टनर के नाम से, तो उसमें भी जो हिस्सा बनेगा उसमें भी इसके शेयर मिल जाएंगे। अच्छा, हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में सैलरी देने की व्यवस्था हो, पार्टनरशिप डीड में जो समझौता है उसमें साझेदारों को सैलरी देने की परंपरा लिखी गई हो, तो ये बेचारा अगर 3 महीना 4 महीने बाद एक्सपायर करता है, तो उस 3 महीने या 4 महीने का सैलरी भी आ सकती है। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो कमीशन भी आ सकते हैं। तो जो भी मिलने वाला आइटम था डिसीज पार्टनर को, जो भी आइटम में हिस्सा मिलने वाला है, वो सारे आइटम को इसके कैपिटल अकाउंट के शेयर साइड में लिख दिया, और लिखने के बाद हम इसको टोटल मारेंगे, कुछ तो अमाउंट आएगा, यानी ये सारे फिगर उसको मिलने हैं। चलो मान लेते हैं 4,000,
लेकिन उन्हें निकाला भी तो है कुछ, तो निकाल लिया है या लॉस हुआ है वो घट जाता है कैपिटल से, हम सब जानते हैं। तो जो आइटम अगर है तो देखो स्लो चल रहा है, अगर ड्राइंग है पार्टनर का, इफ देयर इज ड्राइंग ऑफ डिसीज्ड पार्टनर देन इट इज डेबिटेड इन हिज कैपिटल अकाउंट। आप सब जानते हैं पहले से। अच्छा, कभी कभी ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी होता है। अगर हमारे एग्रीमेंट में, अगर पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग पर इंटरेस्ट की व्यवस्था है, इफ देयर इज अ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग then such interest will be debited in his capital account। तो अगर पार्टनर के ड्राइंग पर इंटरेस्ट है, लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर है तो, नहीं है तो नहीं। तो दो आइटम ये भी हो गया। अच्छा, जैसे पहले से प्रॉफिट हो सकता है, बाई चांस लॉस भी तो हो सकता है पहले से, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा। अगर है पहले से प्रॉफिट तो हिस्सा उसके शेयर साइड में लिख दिया, कहीं इसके बदले में लॉस पहले से पड़ा हुआ है तो उसमें भी इनका हिस्सा होगा। तो लॉस अगर है तो वो ड्राइंग साइड में हिस्सा इनका लिखेंगे, लेकिन नाम वही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में संकेत आप दे सकते हैं। और जो भी इनका शेयर बनेगा उस लॉस में, एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस में जो भी शेयर बनेगा उनको डेबिट करेंगे हम लोग, ये पॉइंट। अच्छा, एक और बात हो सकती है, जो ये सैलरी मिलने की बात है, अगर इनके पार्टनरशिप डीड, अगर जो समझौता है, करारनामा है, उस करारनामे में, समझौता में अगर ऐसी व्यवस्था की गई है कि साझेदारों को साझेदार के मृत्यु होने पर, साझेदार के मृत्यु होने पर रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार किया जाएगा, यानी एसेट्स और दायित्वों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो मूल्यांकन करने पर अगर प्रॉफिट हो सकता है तो वो उनके कैपिटल अकाउंट के शेयर साइड में आ जाएगा, और कहीं लॉस हो गया मूल्यांकन करते समय तो उस लॉस में इनको हिस्सा मिलेगा, और उस लॉस का हिस्सा ये कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। इसको हम लोग कर सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। तो रीवैल्यूएशन पर जो लॉस में इनका शेयर आएगा उससे इनके कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब बैलेंस शीट बना, पिछला बैलेंस शीट, द लास्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दिया, जब वो जिंदा थे तो जो हिसाब उनको मिलना था सारा हिसाब हो चुका है। अब लास्ट बैलेंस शीट बनने के बाद 3 महीना 4 महीने के बाद एक्सपायर कर जाते हैं। तो ये जो 3-4 महीना चला है, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ, ये जो 3-4 महीने का पीरियड है, इस 3-4 महीने में लाभ हुआ या हानि हुई, हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर कहीं हानि हो जाती है, लाभ अगर हुआ हो तो इस साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, पीएल अकाउंट सस्पेंस के नाम से आ जाएगा। अब कहीं हानि हो गई, हानि लॉस फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ हिज डेथ, इस लॉस में जो हिस्सा मिलेगा उसे हम लोग उसी पीएल अकाउंट सस्पेंस के नाम से, पीएल सस्पेंस के नाम से कहाँ लिखेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों घटनाएं एक बार हो जरूर नहीं होगा, या तो लॉस होगा उसमें हिस्सा तो डेबिट साइड में आ जाएगा, या अगर प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। रिवोल्यूशन की वही बात है, अगर रिवोल्यूशन करते हैं प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और कहीं वो लॉस बन गया तो उसके डेबिट साइड में आ जाएगा। पहले से प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पहले से लॉस है इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कौन कौन सा आइटम ये करते हैं। अच्छा, पहले वाले में एक आइटम हमने छोड़ दिया है, इसको पूरा कर लें। अच्छा, पहले से गुडविल भी हो सकता है बैलेंस शीट में, पहले से हमारे बैलेंस शीट में गुडविल हो सकता है।
तो जो हमारे पार्टनरशिप की व्यवस्था अगर है कि पुराने गुडविल को, प्री एग्जिस्टेड गुडविल विल बी रिटेन ऑफ, पहले से विद्यमान गुडविल को हमको समाप्त करना अगर है तो रहेगा, तभी तो समाप्त करेंगे। तो पुराने गुडविल को या पहले से एग्जिस्ट कर रहे गुडविल को राइट अप करते हैं। तो उस राइट अप करने में जो भी हिस्सा इनका होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इसके डेबिट साइड में। ब्रैकेट में हम लोग संकेत दे सकते हैं राइट ऑफ, राइट अप, गुडविल राइट अप कर दिया गया। अगर राइट अप गुडविल पहले से होगा तब, तो इस प्रकार हमने इतने पॉइंट ऑलमोस्ट लिख दिया। एक और ध्यान रखना है, कोई फायदे, कोई प्रॉफिट, इनकम वाले आइटम है तो सीआर साइड में लिख देना, और कोई नुकसान वाले, घाटे वाले आइटम है उसको डीआर साइड में लिख देना। और फिर हम बैलेंस जो इसका बचेगा, इसमें एक आइटम छोड़ेंगे सीआर साइड में, जगह कम पड़ गई तो जगह कम है, नीचे दिखाई पड़, नीचे देख लेना, तो जगह कम है। जब ये पार्टनर एक्सपायर करता है तो उस समय गुडविल का मूल्यांकन भी हो सकता है। गुडविल कैन बी इवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप करारनामे के अनुसार जब किसी की मृत्यु होगी, पार्टनर की मृत्यु, उस समय गुडविल का मूल्यांकन भी हो सकता है। तो उस गुडविल में जो इसका हिस्सा होगा, द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इन गुडविल ऑफ द फर्म, उस गुडविल में जो इस मृत साझेदार का जो हिस्सा बनेगा वो हिस्सा उसके कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में आएगा। लेकिन थोड़ा सा टेढ़ापन है इसमें। जो रिमेनिंग पार्टनर है, ये तो एक्सपायर कर गया, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो लोग कंपनसेट करते हैं अपने कैपिटल से। द शेयर ऑफ गुडविल, the share of goodwill of deceased partner is compensated by the remaining partners in their gaining ratio। जो पार्टनर बच गए हैं वो लोग अपने गेनिंग रेशियो में गुडविल को कंपनसेट करते हैं। तो जो भी इस मृत साझेदार का हिस्सा है गुडविल में, वो गुडविल, वो हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेंगे और उनका कैपिटल अकाउंट, अब क्या मान लें, ए तो मर गया तो यहाँ मान बी मरा है, तो एज कैपिटल अगर ए होगा तो या लिख देते हैं रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अभी जगह कम पड़ रही है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल, ब्रैकेट में संकेत देते हैं गुडविल, गुडविल, क्योंकि ये लोग कंपनसेट करते हैं गुडविल, तो वो गुडविल में जो इसका हिस्सा था वो भी मिलेगा। ये दोनों आदमी मिल कर दें, तीनों लोग मिल कर दें, या कोई नहीं दे तो पूरा अमाउंट जो गुडविल में इसका हिस्सा बनता है वो हिस्सा मिलेगा और इसको सीआर साइड में लिखेंगे। तो इस प्रकार सीआर साइड में वो सारे आइटम आ गए जो इसको मिलना था, और डीआर साइड में वो सारे आइटम आ गए जिनसे पूंजी घटती है या इन्होंने निकाल लिया, ठीक है, इन्होंने यूज कर दिया या लॉस का आइटम है। और इन सब एडजस्ट करने के बाद इस सीआर साइड में से फिर भी कुछ बचेगा, और जो बचेगा वही नेट अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर होगा। जो नेट बच जाएगा वही अमाउंट आउटस्टैंडिंग है या ड्यू है, किसके लिए, मृत साझेदार के लिए, वो तो है नहीं कि लेगा। इसलिए द बैलेंस अमाउंट, द ड्यू अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो इसका उत्तराधिकारी है या वारिस है उसके नाम पर इस बैलेंस को देते हैं, और लिखते किधर है, डेबिट साइड में लिखते हैं। जो भी बच जाएगा वो सीआर बैलेंस है, और वो बैलेंस इसके उत्तराधिकारी, इसके वारिस या वो लीगल पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करते हैं। और कह सकते हैं कि द
बैलेंस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं एग्जीक्यूटर, यहाँ पर संकेत मार देते हैं बैलेंस, बैलेंस ड्यू। जो भी बैलेंस इसका आया होगा वो ट्रांसफर कर दिया उसके एग्जीक्यूटर के नाम पर, एंड इस प्रकार डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी किताब में लिखा, एक बार देख लेना, किताब का पेज नंबर है 345, 354 पेज में आप देखोगे कि डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, सीआर साइड में कौन कौन आइटम जा सकते हैं और डीआर साइड में कौन कौन आइटम जा सकते हैं। और लास्ट में देखना, डीआर साइड के लास्ट में, कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड के लास्ट में एक वर्ड लिखा होगा, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स। Deceased partners executors account. It means the balance of deceased partners capital account is transferred to his executor's account. And who is the executor? Executor is a legal person appointed by the court of law on behalf of the deceased partner. तो उसके नाम पे ट्रांसफर कर, इस प्रकार ये कैपिटल अकाउंट उसका खत्म, क्लोज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन मिलेगा कि कैसे हम लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर है इसका, क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16। आप सब लोग किताब खोलिए और 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में बनाना है कैपिटल अकाउंट बनाना, मृत साझेदार के कैपिटल अकाउंट। तो इसमें हम आपको थोड़ा हेल्प करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। इसको मिटा दे रहे हैं, जरा शॉर्ट ले लेना। उससे किताब में दिया हुआ भी है, इस तरह के दिया होगा किताब में, हमने हर पॉइंट को समझा दिया कि क्यों आएगा। डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मृत साझेदार के पूंजी खाता। याद रखना उसके डेबिट साइड में क्या क्या आइटम जा सकता है, क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम जा सकता है। फिर इसका जो बैलेंस आएगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जरा क्वेश्चन देखते हैं, बात कुछ क्लियर हो जाएगी वहां से। क्वेश्चन नंबर 16, A, B and C were partner in a firm sharing profits in the proportion of their capitals. पहले ही लिखा है कि 3 पार्टनर है, A है, B है और C है, और ये लाभ हानि कैसे बांटते हैं? अपने कैपिटल के अनुपात में बांटते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको कैपिटल का अनुपात निकालना आता होगा, तो क्यों ना थोड़ा हम पहले वर्किंग कर लें। कुछ फिगर निकालना, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तब लास्ट में सवाल बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाए पहले वर्किंग कर लेते हैं, आप अपने कॉपी के बाद में करना, हम वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 16 का कहता है कि कैपिटल का अनुपात में बांटते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल रेशियो। तो देखना जरा कैपिटल कौन सा है। कैपिटल ए का कैपिटल है, इसने दिया है बैलेंस शीट में 40, 60, 1 लाख। ए का दिया है 40,000, बी का दिया है 60,000 और सी का कैपिटल दिया है 1 लाख। ये तीनों का कैपिटल दिया हुआ है, तो हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। दाहिने साइड से 0 हटाते चलिए, 4 4 0 सब खत्म कर दें तो बच जाए कितना, 4, 6 और 10, वो भी कटेगा आपस में। दाहिने साइड से 4 4 0 उड़ाइए तो उड़ेगा, तो यहाँ बच जाएगा 4, 6 और 10।
ये आपस में भी कट जाएगा, एक दूसरे से 2 से कट जाएगा, तो पहला रेशियो हो जाएगा 2, और यहाँ है 6 बचा था तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ 10 बचे तो 5 दूना 10। ये इनका कैपिटल रेशियो बन गया। तो इन दिस रेशियो दे विल डिवाइड और दे विल शेयर प्रॉफिट और लॉस। ये क्लियर कर दिया इन्होंने। आगे इसमें लिखा हुआ है, एक बैलेंस शीट दे रखा है इन्होंने। बैलेंस शीट के देखना, लेफ्ट साइड में आइटम्स है, कैपिटल है और एसेट भी लिखा हुआ। बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में पहले से रिजर्व है और कैपिटल में रिजर्व जाता है, हम लोग बात कर चुके हैं इस चीज में। बी डाइड ऑन 30/6/2019, बी एक्सपायर कर जाता है 30 जून 2019 को। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट इनका है उसके अनुसार द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू, पार्टनरशिप समझौते के अनुसार जो मृत साझेदार है उसका जो एग्जीक्यूटर वो क्या क्या लेगा। अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो क्या क्या लेगा, जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस पड़ा है वो लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 12% पर एनम, 12% के रेट से पूंजी पर ब्याज लेगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन बीज डेथ वाज वैल्यूड एज 2,40,000, जब ये मृत्यु हो गई बी के उस समय फर्म के गुडविल रखा है 2,40,000, तो उसमें इसका हिस्सा भी मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मैं बार बार वही कह रहा था, लास्ट बैलेंस शीट के डेट से लेकर मरने के डेट तक का जो प्रॉफिट होगा। तो कह रहे कहाँ से, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर to the date of death on the basis of last year profit. Profit for the year ended 31/3/2019 was 15,000। कह रहा है कि पिछले साल के आधार पर इनको इस 3-6 महीने का निकलेगा प्रॉफिट। एक वर्किंग तो हमने कर लिया, देखते हैं दूसरा वर्किंग करें। गुडविल में हिस्सा निकलेगा इनका, निकालते हैं, हिस्सा निकालना पड़ेगा। टोटल गुडविल इज इक्वल टू 2,40,000 है। ये तो पूरी फर्म का है 2,40,000। इनका हिस्सा कितना बनेगा, इनका रेशियो दिया हुआ, इनका हिस्सा निकाल लेते हैं। कौन मरा है भाई, बी मर गया। बीज शेयर इन गुडविल, तो 2,40 है और बी का हिस्सा कितना बनेगा, इसको बट्टा में करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। ये 3/10 कटा देना, कटाओगे तो आ जाएगा ये 24,000। 72,000 इसका शेयर बनेगा गुडविल में, फर्म के गुडविल में इसका हिस्सा, क्योंकि वो लेके जाएगा अभी हिस्सा। और एक और ध्यान रखना है कि ये गुडविल जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग कौन है, ए और सी। बी तो एक्सपायर कर गया है तो बच गए ए और सी। ये रिमेनिंग पार्टनर इस गुडविल को कंपनसेट करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में। तो कंपनसेट कराते हैं या गुडविल ड्यू बाई ए एंड गुडविल ड्यू बाई सी, ये लोग कितना कितना देंगे इसमें से। तो गेनिंग रेशियो देखिए कितना है। न्यू रेशियो नहीं दे रखा है इन लोगों का, न्यू रेशियो तो है नहीं। तो जो बच गए हैं उनका पुराना रेशियो ही गेनिंग बन जाता है। ये रूल है, रूल है कि गेनिंग रेशियो इज अननोन, न्यू रेशियो इज अननोन, then the old ratio of remaining partner will be their gaining ratio। इस सवाल में ऐसा ही है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, कितना कितना गेन किया ये भी नहीं दिया है। तो जो बच गए हैं उनका जो ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग बनता है। तो ए का है ये
और सी का है ये, यही 2 और 5 उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। और इसी गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करेंगे गुडविल को। तो लिख सकते हैं थोड़ा सिंपल भाषा में, गुडविल ड्यू बाई ए। ये कितना देगा? तो ये 72,000 में से उसका गेनिंग है 2/527, 527। और गुडविल ड्यू बाई सी, सी भी देगा इस 72,000 में से 5/7। कटाएंगे इसको हम लोग तो फिर निकल जाएगा हमारा, कितना निकल के आ रहा है। ठीक है जी, निकल के आएगा। इनका जरा कटा दे, 72 में डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 2। इनका आएगा 20,571, लगभग 20,571 पैसा हमने छोड़ दिया है। और इसका भी निकाल लेते हैं। इसमें ये 72,000 है, डिवाइड किया 7 से, मल्टीप्लाई किया 5 से, 51,000 आएगा 51,429 रुपये पैसा हमने छोड़ दिया है। 51,429 रुपये दोनों जोड़ेंगे आ जाएगा 72,000। तो इस 72,000 को इन दोनों लोग चुकाएंगे, यानी कंपनसेट करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में। ये भी निकल चुका है, वहाँ दिखलाएंगे। और अब क्या मिलना है, जरा प्रॉफिट निकालेंगे इनका। एक तीसरा करते हैं, बैलेंस शीट लास्ट डेट से लेकर इनके मरने के डेट तक का प्रॉफिट। देखते हैं कितना पीरियड है, कितना पीरियड है। बैलेंस शीट डेट, देखो मैं बैलेंस का डेट किस पर बना है, बैलेंस शीट साफ दिखाई पड़ रहा, 31/3/2019, यानी बैलेंस शीट का डेट है 31/3/2019। और ये बेचारा मरा कब है? डेट ऑफ डेथ, ये मरा है 30 जून 2019। तो बैलेंस शीट के डेट से लेकर उसके मरने के डेट तक, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ हिज डेथ, पीरियड कितना है? 3 मंथ, काउंटिंग कर लेना। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना समय है इसमें, यानी बैलेंस शीट बनने के 3 महीने बाद एक्सपायर कर जाता है। देन वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर दिस 3 मंथ। इस 3 महीना के लिए हमको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट है या लॉस है। वो कैसे निकलेगा, इन्होंने दे दिया है। इन्होंने कहा है कि पिछले साल का जो लाभ हुआ था प्रॉफिट, उसके बेस पर निकालना है। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, हम फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाना है मुझे इसको। तीसरा वर्किंग हमें दिखला दिया है यहाँ पर। ऑन दिस ग्राउंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसके हिसाब से हमें करना है। तो मिटा रहे हैं जरा, क्योंकि 3 महीने का प्रॉफिट होगा, उसमें भी इसका हिस्सा चाहिए। उस 3 महीने का प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। तो निकालते हैं। जैसा चौथा वर्किंग करें, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना दिया है इन्होंने? लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 15,000, 15,000 प्रॉफिट दिया है लास्ट ईयर का। कह रहे इसी बेस पर, ऑन दैट ग्राउंड, इस 3 महीने का प्रॉफिट आप निकालिए। तो लास्ट ईयर का, ईयर मतलब 12 महीना,
12 महीने का प्रॉफिट 15,000 था पिछले साल, तो इसके आधार पर 3 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एंड देयरफॉर प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स, तो इस 15,000 में 12 से डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा 3 महीने का प्रॉफिट। यानी 15,000 में डिवाइड कर दिया 12 से और मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, जो निकल के आएगा 3750। ये 3750 हमारा प्रॉफिट रहा इस साल वाला 3 महीने का। ओके, ये है जी 3750 रहा 3 महीने का। तो अकेला इनका नहीं है, वो तीनों लोगों का है उसमें, इसलिए इनका हिस्सा निकालते हैं। एंड देयरफॉर दीज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो ये जो है 3750 इंटू इनका हिस्सा कितना बनता था शेयर, रेशियो मिटा दिए। रेशियो कितना आया था इनका, कैपिटल रेशियो था 2/10 आया था इनका, 2/10। तो काट के निकाल लीजिए। अगर रेशियो हम नहीं भूले हैं तो फिर निकालना पड़ेगा रेशियो क्या। कितना था, 3/10 मिटा दिए है ना, रेशियो मिटा दिए। कितना निकाले थे रेशियो, 3/10 रेशियो था इनका। ओके, 3/10 कटाइए इसको, 3/10 को 3750 आ जाएगा 1125। इस प्रकार इनका जो हिस्सा बना इसमें 1125 बन गया इनका हिस्सा। तो प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया, ये भी जाएगा कैपिटल अकाउंट में। एक और निकालना है, पूंजी पर इंटरेस्ट भी दे रखा है, क्योंकि वो भी इनको मिलेगा। कितना दिया है पूंजी पर इंटरेस्ट, 12% का रेट है एनुअल, और इनकी पूंजी है 60,000 की। इनकी पूंजी है 60,000, मिटा देते हैं नीचे। ये फिगर सब रखना, सब फिगर चाहिए। कैपिटल पर इंटरेस्ट है 12% पर ईयर, लेकिन हमको 3 महीने का भी इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इसलिए फॉर 3 मंथ इनका था कैपिटल कितना था, 60,000 कैपिटल है। तो ब्याज निकालना सबको आता है, 60,000 इंटू 12/इतने तो रेट है, और फिर ये 3 महीना 3 में 12 से डिवाइड कर देंगे। ये कटा लेना सीधे, ये 2 जीरो ऐसे कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 1800 रुपया ब्याज आ गया इनका, 1800 इंटरेस्ट भी हो गया। अब लगता है कि सारा आइटम हम निकाल चुके हैं, जो कुछ इनको मिलना है सब निकाल चुके हैं। गुडविल में हिस्सा निकाल दिए, कमीशन निकाल दिए, इंटरेस्ट निकाल दिए, प्रॉफिट निकाल दिए, सारा निकाल चुके हैं। बस अब करना क्या है, अब इनका बनाना है कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट अपने आप आ जाएगा, मिटा दे रहे हैं सबको। ये प्रॉफिट में हिस्सा इतना मिलेगा उनको, ब्याज लेते थे कैपिटल पर उसमें इतना मिल जाएगा,
सारा हिस्सा निकाल चुके हैं। तो नाउ वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। अब मृत साझेदार के पूंजी खाता यही बनाने के लिए बोला है, रिवैल्यूएशन नहीं है। हाँ, पहले से रिजर्व पड़ा हुआ है, उसको सीधे बांट देंगे। अब उसको वर्किंग में क्या दिखाएं, चीज दिखा देना। रिजर्व में भी हिस्सा इनको आएगा। अब क्या, मेन आंसर पर आ रहा है। ये है डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। These कैपिटल अकाउंट हम सब जानते हैं, लेफ्ट में राइट में हेडिंग पे क्या क्या लिखते हैं पहले से। ये शेयर साइड है, तो सबसे पहला आइटम लेंगे जो इनके नाम से कैपिटल पड़ा हुआ है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कैपिटल के नाम पर, और वो है 60,000। 60,000 पड़ा हुआ, देख लेना बैलेंस शीट में। इसको हमने लिखते हैं बैलेंस बीडी के नाम से। 60,000 तो ये लेंगे ही लेंगे। 60,000 ये लेंगे। इसके बाद ये कौन सा आइटम लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रखे हैं हम लोग। वो निकाले थे कितना, हम लोग निकाल के रखे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 निकाले थे। और क्या निकाले थे हम लोग, और गुडविल, दोनों पार्टनर कंपनसेट कर रहे हैं तो उनका नाम, एक है नाम ए कैपिटल, ब्रैकेट में संकेत दे सकते हैं कि ये गुडविल वाला आइटम है। ये आइटम निकाले थे शायद हम 20,571 आया था ये, 20,571। एक और पार्टनर है सी, ये भी गुडविल में कंपनसेट कर रहे थे। इनका आया था फिगर हमारा 51,429, 51,429 सब निकाल लिए, देख लेना है चीज को। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में हिस्सा निकाले थे, 3 महीने का प्रॉफिट निकाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस चेक कर लेना, वर्किंग करके रखे हैं सस्पेंस में। वो हमारा आया था 1125। और देखो जरा बैलेंस शीट में पहले से रिजर्व पड़ा हुआ है। हमने शुरू में कहा था कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट पहले से पड़ा हुआ है तो उसमें भी हिस्सा इनको मिलेगा, और शेयर साइड में लिखेंगे। तो देखो बैलेंस शीट में रिजर्व पड़ा हुआ है, उसमें हिस्सा मिलेगा 3/10 के हिसाब से। तो वो रिजर्व पड़ा हुआ है कितना, 12,000। तो 12,000 का 3/10 करोगे, कट जाएगा 12 × 36, 36 ये भी आ जाएगा शेयर इनकम। लिख देते हैं इसमें शेयर 3/10, 12 × 36, 3600 रुपया उसमें भी हिस्सा मिल जाएगा। इस प्रकार जितना आइटम इनको मिलना था वो सब मिल गया। निकालने के नाम पर कुछ नहीं है, ना पहले से कोई लॉस है, ना ड्राइंग है, ना ड्राइंग पर इंटरेस्ट है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना रिवैल्यूएशन पर लॉस है, कुछ नहीं है। तो पूरा शेयर साइड आ गया। अभी पूरा का पूरा बैलेंस है। अगर हम इसको टोटली मारेंगे तो टोटल जोड़ोगे तो आ जाएगा 1,38,525, 1,38,525, 1,38,525। ये पूरा का पूरा ही बैलेंस है, पूरा ही बैलेंस है। तो जब पूरा बैलेंस है तो उसके एग्जीक्यूटर के नाम पर डाल दीजिए। बताए थे कि जो भी बैलेंस आएगा उसके एग्जीक्यूटर के नाम पर डाल देंगे। 20 माने बी का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यह आ जाएगा 1,38,525।
और इस प्रकार आप आंसर में ला जाना, आंसर मिल जाएगा मैं समझता हूँ जहाँ तक। ठीक है, ओके। तो आज यही समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि जो नया हम आज जो रिसर्च कर रहे हैं कि इस तरह क्लास चलाया जाए तो आप समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अपना कमेंट ज़रूर देना इस पर। अगर सब ठीक ठाक चल रहा है तो इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो थोड़ा सा एक तरह का ये एक्सपेरिमेंट था। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना है इस पर। कोई बात न समझ में आई हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, या फिर मेरे को कॉल करना या मैसेज भेजना, उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।